24 में बदल जाएगा संयोग, नीतीश का नया प्रयोग। इस पर खास चर्चा करेंगे, विस्तारित रिपोर्ट भी आपको बताएंगे। जातीय जनगणना बिहार की जनता में भ्रम फैलाने के सिवा कुछ नहीं है। बिहार ने नजीर कायम किया है, हाल मॉडल को देश अपनाए। ये उन्माद पैदा करने के अलावे बिहार के लोगों के विकास का मानसिकता इनके पास नहीं है। ये कास्ट सेंसस पूरे देश में होना चाहिए। बिहार के लोगों को आपस में बांटने के लिए उन्होंने इस तरह की राजनीति की है। वक्त है बड़ी खबर की डिटेल्स पड़ताल का। नमस्कार, मैं हूं विवेक श्रीवास्तव। बिहार में आज जाति आधारित सर्वे का आंकड़ा जारी कर दिया गया। लोकसभा चुनाव में सिर्फ 5 महीने का वक्त है, उससे पहले नीतीश ने अपने प्रण को पूरा कर लिया है। उनका मानना है कि बिहार के लिए यह ऐतिहासिक क्षण है, पर सवाल है कि क्या जाति आधारित जनगणना को सामने लाने के पीछे सियासी मकसद है? क्या निशाना 2024 है? क्या 24 के बहाने बीजेपी को घेरने की प्लानिंग है? आखिर क्यों पूरा विपक्ष अचानक से एक सुर में कहने लगा है कि हम जीते तो पूरे देश में जातीय जनगणना कराएंगे, और क्यों सत्ता पक्ष इससे दूर भाग रहा है? सवाल अनगिनत हैं, जवाब भी जरूरी है। तो हर एक जवाब के लिए हमारे साथ होंगे खबरों का पोस्टमार्टम करने वाले प्रकाश कुमार और अभिषेक उपाध्याय। सवाल जवाब का दौर शुरू करें, लेकिन उससे पहले यह बड़ी खबर आपको बता देते हैं। बिहार की सियासत पर यह बहुत बड़ी खबर है। जातीय जनगणना की रिपोर्ट सामने आई है। नीतीश सरकार ने रिपोर्ट कार्ड रिलीज कर दिया है। तेजस्वी यादव ने ऐतिहासिक क्षण बताया है इसको। नीतीश बोले आर्थिक आधार पर करेंगे विकास। लालू ने कहा 24 में जीते तो देश भर में ये जातीय जनगणना करेंगे। ये वही तस्वीरें देख लीजिए जब जो रिपोर्ट कार्ड है वो रिलीज किया जा रहा था जातीय जनगणना का। जातीय जनगणना की रिपोर्ट अब सामने आ गई है। नीतीश सरकार ने कहा था कि लोकसभा चुनाव से पहले जारी करेंगे, और आपको याद होगा जब की बार विशेष सत्र का सेशन चल रहा था, राहुल गांधी जब बोल रहे थे, उन्होंने ये बात कही थी कि ये रिपोर्ट जो पहले यूपीए सरकार में हुई थी उसको जारी कर देंगे। खैर, अभी बिहार पर केंद्रित रहते हैं, और अब रिलीज कर दिए गए हैं वो आंकड़े। एक तरफ जहां लालू और नीतीश, तेजस्वी सब रिपोर्ट कार्ड जारी करने के बाद खुश हैं, वहीं बीजेपी का सीधे सीधे आरोप है कि नीतीश कुमार भ्रम फैला रहे हैं, नीतीश की सरकार भ्रम फैला रही है, रिपोर्ट फर्जी है, नया कुछ नहीं है, जल्द ही इसके लूपहोल सामने आएंगे। वहीं दूसरा धड़ा कह रहा है कि इसे पूरे देश में लागू करेंगे। यहां पर यह देखिए, जो इंडिया गठबंधन की पार्टियां वो कह रही हैं कि इसको पूरे देश में कराएंगे जातीय जनगणना को। सुनाते हैं आपको। जातीय जनगणना बिहार की जनता में, गरीबों में भ्रम फैलाने के सिवा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का वह उन्मादी कुनबा सर्वे में कानूनी पेचीदगियां लगा रहा था, इसके बावजूद बिहार ने नजीर कायम किया है, हाल मॉडल को देश अपनाए। वर्गों को, उन समूहों को ये जानने का अधिकार तो है कि हमारे वर्गों के लिए कितनी योजनाएं बनी, कितना धनराशि का आवंटन हुआ। अगर कुछ वर्ग उसमें पिछड़ गए हैं तो उनके एक्स्ट्रा एम्पावरमेंट के लिए क्या क्या योजनाएं होनी चाहिए, ये गांधी जी का सपना था। आज नीतीश कुमार के द्वारा परिणति हुई है, और ये यहीं तक नहीं रुकेगा। ये उन्माद पैदा करने के अलावे बिहार के भविष्य के, बिहार के सामाजिक समरसता के और बिहार के लोगों के विकास का मानसिकता इनके पास नहीं है। न विजन है, न नीयत है, न नीति है। बधाई, हम तो हमेशा से इसके पक्षधर रहे हैं। कास्ट सेंसस पूरे देश में होना चाहिए। सरकार की तमाम योजनाएं, वो चाहे अनुसूचित जाति के लिए हो, चाहे अनुसूचित जनजाति के लिए हो, वो सही रूप में कैसे लागू हो पाएगी जब आपको पता ही नहीं है कि किस जाति के कितने लोग हैं।
तो आपने नेताओं की प्रतिक्रिया सुन ली कि ये जो आंकड़ा सामने आया है, ये जो जातीय जनगणना का पूरा डिटेल निकल कर आया है, उस पर नेताओं का क्या कहना है। अब समझिए कि बिहार में जाति का गणित क्या है, कितने अगड़े हैं और कितने पिछड़े हैं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग 36.01% है, पिछड़ा वर्ग 27.12% है बिहार में, और अनुसूचित जाति के 19.65% लोग बिहार में बसते हैं। अनुसूचित जनजाति 1.68% लोग हैं, और जो सामान्य वर्ग है जिसको जनरल बोलते हैं 15.52% लोग हैं। ये आंकड़ा है और इसी पर गणना की जाती है और राजनीति भी तय होती है। प्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रकाश, जब पहले से ही कहा जाता रहा है और तर्क दिया जाता रहा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, समस्या क्यों बीजेपी को आ रही है इसमें? देखिए, ये अजीब इत्तेफाक है विवेक, लेकिन ये सच है कि 90 के दशक में जब राम मंदिर का मुद्दा छाया हुआ था, आडवाणी उस वक्त में लेकर निकले थे रथ को, तो लालू यादव यहीं पे बिहार में थे और उन्होंने मंडल और कमंडल की बात की थी कि बीजेपी कमंडल के साथ है और वो मंडल के साथ है, और मंडल की राजनीति जमकर हुई थी जिसमें वो बड़े गद्दावर देश भर में निकले थे। उसके बाद फिर नीतीश कुमार आए, और जब नीतीश कुमार बाद में आए तो उन्होंने पिछड़ों को दो भाग में बांटा और एक अत्यंत पिछड़ा डिवाइड किया और अत्यंत पिछड़ों की राजनीति की, जिसके वो बाद में चैंपियन बन गया और लगातार 18 सालों से वो सत्ता में है और मुख्यमंत्री बने हुए हैं। तो ऐसे में नीतीश कुमार का जो ये मास्टर स्ट्रोक है, इसको समझना पड़ेगा। पहले आंकड़ों के जरिए भी कुछ ऐसे आंकड़े हैं जो हमारे दर्शकों को बताना होगा कि इसके पीछे की क्या राजनीति हो सकती है। देखिए, ये जो आंकड़े हैं इसमें हिंदू और मुसलमान दोनों के आंकड़े हैं, लेकिन दोनों में क्या फ़र्क है ये समझिए। जैसे आपने देखा कि अगड़ी जाति, जो अगड़ी जाति का नाम लेकर के नहीं लिया गया बल्कि अनारक्षित और आरक्षित की बात हुई है। तो जो अनारक्षित है, अनरिजर्व्ड है, उसमें जो जातियां ली गई हैं उसमें हिंदू से भी और मुसलमान से भी है। अनारक्षित में आप देखेंगे कि अगड़ी जाति से राजपूत, कायस्थ, ब्राह्मण और भूमियार, ये तीनों को रखा गया है। जबकि वहीं मुस्लिम जो अनारक्षित हैं उनमें रखा गया शेख, पठान और सैयद, और ये मिलाकर के 15% बनते हैं। आप समझिए, आंकड़ों में भी बहुत कुछ है जिसे पढ़ना और देखना और समझना बहुत ही ज़रूरी है। दूसरी बात यह है कि जिस तरह से अब आरक्षण को लेकर बात उठती रही है कि 10% आरक्षण जो दिया गया है, अब उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। फिलहाल लोकसभा चुनाव है, जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि उस वक्त भी मंडल कमंडल हुआ था। इस बार मंडल 2 करने की कोशिश है विवेक, ये बहुत अहम बात है। चुनाव से पहले ये आंकड़े रिलीज करना। प्रकाश, आप हमारे साथ बने रहिए, इसको भी डिकोड करेंगे। और आप जो बात कह रहे हैं कि किसकी कितनी हिस्सेदारी है, उसी से जुड़ा हुआ आंकड़ा हम अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। वो आंकड़ा हम आपको दिखाएंगे कि आखिर किसकी कितने हिस्सेदारी है। इसमें क्या है कि जो यादव जाति के लोग बिहार में 14.26% हैं, ब्राह्मण 3.65% है, राजपूत 3.45% है। अब आगे बढ़ेंगे तो भूमिहार 2.86% हैं, जो कायस्थ हैं वो 0.60% हैं, और जो कुर्मी जाति के लोग हैं 2.87% हैं। ये वो आंकड़ा है। अब आगे बढ़िए, कुछ और जातियां बिहार में हैं जो, क्योंकि जातीय आधारित जनगणना की बात हुई है, जो तेली समाज के लोग हैं तो तेली जाति है 2.81% है। मुसहर जो हैं वो 3.08% हैं। मलाह जो हैं वो 2.60% हैं। बनिया 2.31% हैं, और जो सोनार जाति के लोग हैं वो 0.68% हैं। अभिषेक उपाध्याय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, बिहार में हमेशा से चुनाव में जातियां हावी तो रहती ही रहती हैं, हमेशा से जाति के आधार पर बहुत जगह पर वोट गिरते हैं, बिहार में ऐसा देखा जाता है। लेकिन एक अहम सवाल यहां पर यह भी उठता है कि बीजेपी आज जो जातीय जनगणना पर उठा रही है सवाल, जब नीतीश कुमार ने यह फैसला किया था कि जातीय जनगणना होगी तो उस समय बीजेपी नीतीश के साथ थी और उसमें हामी भी भर रही थी। देखिए, ये बात जो जाति जनगणना के आंकड़े हैं, अभी जो प्रकाश जी कह रहे थे, वही सच्चाई है। जो बिहार की जो राजनीतिक परिस्थिति रही है, आप उसको देखेंगे, मंडल कमंडल से लेकर के आज तक तो पूरा ताना बाना शुरू हो जाए, समझ में आ जाएगा। और ये कहानी आज की नहीं, ये कहानी भोला पासवान के ज़माने शुरू होती है, जो पहले दलित मुख्यमंत्री थे। ये कहानी राम सुंदर दास के ज़माने शुरू होती है, वो भी दलित समाज से आने वाले मुख्यमंत्री थे। इनफैक्ट कर्पूरी ठाकुर बनाम राम सुंदर दास जो बिहार की राजनीति में चला है, जिस तरह से जाति गोलबंदी समय समय पर
होती आई रही है, जिसको कि नीतीश कुमार ने पिछड़ा और अति पिछड़ा करके एक नया आयाम दे दिया, जिसका भी प्रकाश जी ने जिक्र किया। ये उसी बैकग्राउंड पे आप जब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक बार फिर से उसी जातीय गोलबंदी की कोशिश है। और ध्यान देने वाली बात यह भी है कि यादवों के बाद जो दुसाध यानी कि पासवान, जिससे कि चिराग पासवान आते हैं, उनकी जो हिस्सेदारी है यादवों के बाद दूसरी सबसे बड़ी है। अब आप इसको जोड़िए कि एक पिछड़े वर्ग से और एक दलित वर्ग से, और इनको जब आप जोड़ करके देखते हैं तो आपको इसके नीचे का वोट बैंक दिखाई पड़ता है, आपको उस वोट बैंक की लड़ाई दिखाई पड़ती है, और उस लड़ाई में अलग अलग पार्टियों की प्रासंगिकता भी दिखाई देती है। तो ये पूरी कहानी इतनी आसान नहीं है। बीजेपी के लिए भी एक तरह से एक सियासी चक्रव्यूह की तरह है। इस सियासी चक्रव्यूह को तोड़ना उनके लिए इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ विरोध करने से काम नहीं चलेगा। उनको भी उनकी जिन जिन जातियों का ये पूरा ये समीकरण दिखाई पड़ रहा है, उसी का जो प्रतिनिधित्व है वो उनको स्थापित करना होगा। और इसीलिए चिराग पासवान आज की तारीख में बहुत कीमती हो जाते हैं, सम्राट चौधरी आज की तारीख में बहुत कीमती हो जाते हैं बीजेपी के लिए। और इस तरह से नीतीश कुमार ने चुनाव से पहले ये आंकड़े रिलीज करके एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। बिहार में जातीय जनगणना के आंकड़े अब पब्लिक कर दिए गए हैं, लेकिन अब आपको बताते हैं कि इसके आधार पर हिंदू और मुसलमान का गणित क्या कहता है। हिंदू 81.99% हैं, मुसलमान 17.70% हैं और अन्य वर्ग के लोग 0.31% है। प्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे प्रकाश के पास ये चलते हैं। प्रकाश, हमेशा से जो विपक्ष है वो आरोप लगा रहा है कि ये जो आंकड़ा नीतीश की सरकार ने जारी किया है वो अपने हिसाब से जारी किया है, क्या वो पेचीदगी है? आप इस बारे में बता रहे थे। देखिए विवेक, सवाल ये नहीं है कि विपक्ष क्या आरोप लगा रहा है, सवाल ये है कि आखिर मामला है क्या, माजरा है क्या, जो आंकड़े हैं उसके पीछे में क्या राजनीति चल रही है। आप समझिए, एक वक्त था जब लालू यादव कहते थे कि जो बैलेट बॉक्स है उससे जिन्न निकलेगा। ये जिन्न कौन थे? ये जिन्न अति पिछड़ी जातियां थीं, जिसे बाद में नीतीश कुमार ने अपने पक्ष में कर लिया और बड़ा वोट बैंक जिसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी उन्होंने अपने लिए खड़ा कर लिया, जिससे तोड़ पाना बहुत ही मुश्किल हुआ है। यही वजह है कि नीतीश का जो वोट बैंक है आज भी बरकरार है, और लालू यादव नीतीश कुमार जब दोनों एक हो जाते हैं तो जातीय हिसाब से इनकी गोलबंदी बड़ी हो जाती है, जिसे बीजेपी के लिए तोड़ पाना बहुत मुश्किल होता है। तो बिहार की राजनीति में, देश भर की राजनीति में देखा जाए तो वो अलग है। यहाँ समूहों की राजनीति हो रही है, सिर्फ एक जाति या कुछ जातियों की बात नहीं है। आप जिन समूहों की बात कर रहे हैं, और लालू नीतीश जो बिहार के राजनीति के मुख्य चेहरे हैं प्रकाश, तो जो लालू यादव हैं वो यादव समाज से आते हैं और जो नीतीश कुमार है वो कुर्मी समाज से आते हैं, और यादव समाज करीब 14% और जो कुर्मी समाज है 2.8%। तो इस आंकड़े को भी साधने की कोशिश है अभिषेक। देखिए, सबसे अहम बात यहां पर यही है जिसका भी आपने जिक्र किया कि ओबीसी के अंदर जो बंटवारा है, जैसे कि यादव, कुर्मी, कुशवाहा, ये एक तरफ कीजिए और उधर आइए, आप नानुक पर आइए, आप राजभर पे आइए, आप कहार पे आइए, नूनिया पे आइए। ये जो बंटवारा है तो उसमें फायदा किसको हो रहा है? ये जो जस्टिस रोहिणी कमीशन की हम जब बात करें, जस्टिस रोहिणी आयोग की रिपोर्ट जो कहती है वो ये कहती है कि मलाईदार तबके कौन हैं और वो कौन हैं जिनकी संख्या तो ज्यादा है लेकिन उनको मलाई नहीं मिल पाई है। ये भी एक बड़ा इशू है और ये भी इस जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते रहे हैं अब इस पर भी और बयानबाजी आएगी, नए नए चीजें सामने आएंगी, हम आपको बताते रहेंगे।